गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए हम इस वीडियो में देखते हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 4.2 का पार्ट 3। पार्ट 3 में हमने क्वेश्चन बेटा सोल्व करना है। 5 नंबर क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं पार्ट 3 की। तो 5 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या कहा हुआ है स्टूडेंट? कहा हुआ है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। देखो ये मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्या कहा हुआ है? द एल्टीट्यूड of a right triangle is 7 centimeter less than its base if the hypotenuse is 13 centimeter. Find the other two sides. अदर टू साइड्स आपने फाइंड करनी है, ठीक है ना। ये हमें कहा हुआ है एल्टीट्यूड जो है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन है इट्स बेस, उसके बेस से जो है वो एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस देन है। तो देखिए हम लेट कर लेते हैं बेस को x सेंटीमीटर, तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा? एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर लेस देन है, तो 7 सेंटीमीटर उससे कम। देखो एल्टीट्यूड होता क्या है? एल्टीट्यूड क्या होता है बेटा? एल्टीट्यूड हम बोलते हैं किसको? परपेंडिकुलर को। ये एक किस्म से परपेंडिकुलर होता है हमारा, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में 3 चीज़ें होती है, हाइपोटेनियस, बेस एंड एक परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर ही को ही हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। और हाइपोटेनियस आपको कितना गिवन है? हाइपोटेनियस आपको गिवन है 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब बस बाय राइट एंगल ट्रायंगल का रूल क्या होता है? पर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस आपके पास कितना है? 13, बेस आपके पास कितना है? x, और परपेंडिकुलर आपके पास कितना है? x माइनस 7। ओके, तो ये हो गया 169। x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर, यहाँ कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी? a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो a की स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो हो गया x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14 और 169। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितने हो गए? देखो 2x स्क्वायर और ये माइनस 14x प्लस 49, ये 169 जो वो राइट में आके माइनस और इक्वल टू में 0। तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस 120, ठीक है ना। देखो प्लस माइनस माइनस 169 में 47 लेस करोगे तो 120, ये हमारे पास वैल्यू आ रही। तो आप इसको क्या कर दो? डिवाइड बोथ साइड बाय 2 से ऐसे डिवाइड कर दो, क्योंकि ये 2 से ना पूरी वैल्यू डिवाइड हो सकती है। तो बोथ साइड जो है वो 2 से डिवाइड कर दो ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा हो जाए। और अगर आप चाहो तो ना भी करो क्वेश्चन को छोटा, तब भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये नहीं है कि तब भी नहीं होएगा, तो हो तब भी जाएगा। बस ये है कि थोड़ा सा जो है वो क्वेश्चन बड़ा होगा, अब जो है वो थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा हो गया, ठीक है ना। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है ना स्टूडेंट। तो बस अब आपने इसके जो पेयर बना ले हैं, इसके जो आप फैक्टर बना लो। फैक्टर कैसे बनाते हैं? फैक्टर बनाना मैंने आपको अच्छे से बताया था स्टूडेंट, तो दोबारा बता देता हूँ। देखो फैक्टर मैं इसको पहले सीधा लिख लेता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस का 7 और सी की वैल्यू माइनस 60। ए की वैल्यू क्या होगी? जो एक्स स्क्वायर के साथ है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं तो 1। बी की वैल्यू जो एक्स के साथ है माइनस 7, सी की वैल्यू माइनस 60। तो आपने करना क्या होता है स्टूडेंट? ए को मल्टीप्लाई करना होता है सी से। तो ए को मल्टीप्लाई करो सी से, तो ये आ जाएगा माइनस 60। लेकिन माइनस 60 के तो बनाओगे नहीं, 60 के बनाओगे आप फैक्ट। तो 2 पे कट होगा 30, 2 पे कट होगा 15, 3 पे कट होगा 5, 5 पे कट होगा 1। तो आपको क्या चाहिए? माइनस का 7। अब माइनस 7 कैसे बनेगा? तो 2 टू द 4, 4 3 जा 12, 12 और 5, 12 और 5 फैक्टर बनेंगे। यानी आपको 12 को माइनस का लेना पड़ेगा और 5 को प्लस। और 60 कैसे बनेगा माइनस का? माइनस 12 इंटू 5, ठीक है ना। ये हमारे जो है इसके फैक्टर बन गए। अब मैं इसके यहाँ पर ये सोल्व कर देता हूँ। एक्स की स्क्वायर माइनस का 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो एक्स की स्क्वायर माइनस 7 की जगह आप क्या लिख सकते हो? माइनस का 12x प्लस का 5x
और 60 की जगह -12 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गया। तो आप इसे लिख सकते हो x इंटू एक्स 12 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स -12 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों वैल्यूज़ में से देख लो क्या कॉमन है। इसमें से x कॉमन है तो ये हो गया x ब्रैकेट में x -12। इन दोनों में से क्या कॉमन है, 5 कॉमन है तो 5 ब्रैकेट में x -12 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से क्या कॉमन है, x माइनस का 12, तो हमारे पास बच क्या गया x प्लस 5। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x -12 0 के इक्वल अलग, x प्लस 5 0 के इक्वल अलग। तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 और x इज इक्वल टू माइनस का 5। तो ये तो हम कट कर देंगे क्योंकि ये माइनस की वैल्यू है। तो आपका बेस है ना, बेस नेगेटिव में तो होगा नहीं, तो ये वाली वैल्यू कैंसिल, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, तो आप लिख लोगे बेस को आपने क्या लेट किया था, x सेंटीमीटर लेट किया था ना, तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर। और एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा, एल्टीट्यूड क्या था, x - 7 सेंटीमीटर था ना, तो ये आ जाएगा 12 - 7 सेंटीमीटर, इट मीन 5 सेंटीमीटर। ये आपका एल्टीट्यूड आ गया। यही हमने इसमें क्वेश्चन में फाइंड करना था, ठीक है स्टूडेंट। तो बस यही दो चीज़ें हमने फाइंड करनी थी। हाइपोटेनस नहीं हमने फाइंड करना है क्योंकि हाइपोटेनस हमें पहले से गिवन, तो हाइपोटेनस नहीं आप फाइंड करोगे, ठीक है। और ये फैक्टर वाला मेथड मैंने आपको ये बेटा पहले ही बता दिया, फैक्टराइजेशन मेथड मैंने बेसिक पार्ट 2 में ये जो अब आपको बताया होगा। अगर आपने नहीं बेसिक पार्ट 2 देखा है तो पहले वो देखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये उसमें मैंने प्रॉपरली पूरा आपको बताया हुआ है, ठीक है ना, पार्ट 2 में, बेसिक पार्ट 2 इस चैप्टर का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा हुआ देखते हैं। देखिए मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। कहा हुआ है क्वेश्चन में, ए कॉटेज इंडस्ट्री परचेज अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन अ डे वाज ऑब्जर्व इन अ डे। देखो एक पोल्ट्री आर्टिकल है, वो कुछ नंबर ऑफ, उन्होंने कहा कि ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन अ डे। कुछ एक दिन में जो वो कुछ पोल्ट्री आर्टिकल जो है वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा इट वाज ऑब्जर्व, कह रहे कि ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक दिन यह ऑब्जर्व किया गया कि द कोस्ट ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कोस्ट जो है ना एक आर्टिकल की वो कितनी है, वाज 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। कि एक दिन की कॉस्ट, एक आर्टिकल की कॉस्ट जो है ना, एक दिन हमने ऑब्जर्व करा कि एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है ना वो कितनी आ रही है, 3 मोर देन है ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट। ये जितने उस दिन आर्टिकल बनाए जा रहे हैं ना उसके ट्वाइस से 3 मोर देन है हमारी कॉस्ट, ये हमें क्या रखा है। फिर उन्होंने कहा इफ़ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, और इस दिन कॉस्ट टोटल कितनी थी, 90 थी। तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कितने आर्टिकल हमने उस दिन प्रोड्यूस करे और उनकी कॉस्ट कितनी होगी, ठीक है ना। तो ये हमें बताना है। तो देखते हैं स्टूडेंट, तो हम जो है वो सबसे पहले इसमें लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। 6 नंबर क्वेश्चन है लास्ट, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। हमने मान लिया कि x यूनिट, x प्रोड्यूस हुआ है, तो कॉस्ट उनकी लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कि ईच आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी, रुपीज़, क्या कहा था उन्होंने, कॉस्ट कितनी होगी, 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ प्रोड्यूस दैट आर्टिकल। 3 मोर देन कर दिया, देखो मैंने 3 मोर देन कहा था तो हमने 3 मोर देन कर दिया। और उन्होंने क्या कहा था, ट्वाइस जो है वो इसके प्रोड्यूस, जितनी हमने प्रोड्यूस करी उससे ट्वाइस, तो ट्वाइस कर दिया। ये हमें क्वेश्चन में कहा हुआ था, ठीक है ना स्टूडेंट। तो बस अब हम जो है उसे सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें टोटल कॉस्ट जो गिवन है वो कितनी गिवन है, आप लिख लोगे टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ₹90, ये आपको गिवन है ₹90। तो टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होगा, जितनी हमने, देखो मान लो हम किसी चीज़ की प्रोडक्शन कर रहे हैं अपने घर में, ठीक है ना, या अपनी फैक्ट्री में, तो हम क्या करेंगे, उसकी प्रोडक्शन जितनी भी हमने चीज़ें बनाई है वो, और मल्टीप्लाई बाय जितने की हमें वो पड़ रही है, ठीक है ना, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो हमने कितने आर्टिकल बनाया, x,
और हमें कितने की पड़ रही है वो कॉस्ट उसकी कितनी है, यानी इसका खर्चा कितना आ रहा है 2x + 3, तो उससे इसको मल्टीप्लाई, ये हमारा टोटल खर्चा है। टोटल कॉस्ट का मतलब यही तो हुआ कि मान लो हम जो वो बाज़ार में कोई सामान लेने के लिए जाए, मान लो हम पैंट शर्ट लेने के लिए जाए, तो एक पैंट की कितनी हमने पैंटें खरीदी वो मल्टीप्लाई बाय कितना इसकी कॉस्ट है वो इज इक्वल टू टोटल के। तो इसलिए हमने यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करा कि जितने हमने आर्टिकल बनाए वो और हमें कितने का आर्टिकल पड़ रहा है, एक कॉस्ट कितनी आ रही है उसकी उतनी ये, और इक्वल टू है 90 के, ठीक है ना। तो x को 2x से मल्टीप्लाई करा, ये हो गया 2x², x को 3x से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करा तो 3x इज इक्वल टू 90, तो 2x² + 3x 90 इधर आ गया माइनस इज इक्वल टू 0। अब ये आपकी मर्जी है क्वेश्चन को कि फैक्टराइजेशन से करना चाहते हो, डी वाले मेथड से करना चाहते हो, जो उन से ही मेथड से आप करना चाहते हो वही मेथड से आप कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि इसमें मेथड स्पेसिफाई नहीं करा हुआ क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में मेथड का नहीं बताया होता, लेकिन मैं आपको डी वाले मेथड से ही करवाता हूँ। ए की वैल्यू 2 जो एक्स के साथ है, बी की वैल्यू जो एक्स के साथ है 3, सी की वैल्यू -90। तो डी इज इक्वल टू क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से मैं करवा रहा हूँ क्योंकि पहले मैंने फैक्टराइजेशन से करवा दिया था। तो डी इज इक्वल टू b² - 4ac, 4a की वैल्यू 2, c की वैल्यू -90, तो ये आ गया 9 माइनस और माइनस प्लस 4 × 2 = 8, 8 × 9 = 720, तो डी की वैल्यू आ गया 729। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी -b + -√d/2a। तो माइनस बी की वैल्यू क्या थी 3 प्लस माइनस डी की वैल्यू क्या आई थी आपकी 729, टू ए की वैल्यू क्या है 3, तो x इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस माइनस 729 का √27 डिवाइडेड बाय 6, तो माइनस का 3 प्लस 27 बाय ये अलग और माइनस का सॉरी ए की वैल्यू तो 2 थी ना, तो यहाँ 2 पुट करना था, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, एक बार बीच में प्लस का साइन और एक बार -3 - 27/4, तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ मैं करवा देता हूँ स्टूडेंट। तो ये तो आ जाएगा, देखो x इज इक्वल टू 27 में से 3 गया 24, तो x इज इक्वल टू 24/4, तो x इज इक्वल टू 6, और ये दूसरा आ जाएगा माइनस माइनस प्लस x इज इक्वल टू -30/4, तो x इज इक्वल टू माइनस का 15/2, ये तो हो जाएगा रिजेक्ट, क्योंकि हमने जो वो प्रोड्यूस करा था, या x क्या था हमारा जो प्रोड्यूस करा था हमने, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, तो वो कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इसलिए आप क्या लिख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इज इक्वल टू x था ना, तो x की वैल्यू कितनी आई है 6, यानी हमने उस दिन 6 आर्टिकल प्रोड्यूस करे हैं, ठीक है ना। और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कि एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी थी 2x + 3, तो कितनी आ जाएगी रुपीज़ 2x की वैल्यू 6 + 3, तो रुपीज़ 12 + 3, यानी कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल की आ जाएगी 15 आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो यही हमारे क्वेश्चन का इसका आंसर है, और ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना। ये एक्सरसाइज हमारी 4.2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम एक्सरसाइज 4.3 देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। आप चाहो तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो स्टूडेंट, ठीक है ना। मैंने तो इस वजह से करवा दिया क्योंकि फैक्टराइजेशन मैंने यहाँ करवाया था, डी वाला मेथड मैंने यहाँ करवा दिया, दोनों मेथड एक बार फिर से आपके रिवाइज होगी। इनमें स्पेशली मेंशन नहीं किया होगा कि कौन से पर्टिकुलर मेथड से ये क्वेश्चन करना था, ठीक है। ओके स्टूडेंट, गुड बाय।